हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर अपना चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसका नाम था सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब बात कर रहे थे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमारे चैप्टर का नाम था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल कोशिका के बारे में हमने बात की थी। चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट किया था, हर एक टॉपिक को हमने समझा था। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ पर रिवाइज करेंगे, जिसमें आप देखेंगे आपने चैप्टर को कितना समझा है, कौन से टॉपिक है जो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं या क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं आपने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या समझा है। सबसे पहले तो हमने बात की थी किसकी, कोशिका की। सबसे पहले हमने बात की थी कोशिका की, और कोशिका के बारे में हमने समझा था। हमने कोशिका की सबसे पहले परिभाषा देखी थी, डेफिनिशन में आपने क्या समझा था। आपने बोला था कि जो कोशिका है वो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, सबसे पहले हम यही देखते हैं। हम अपने चैप्टर का नाम देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था, हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे। आपने कहा कोशिका के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कोशिका क्या है। ठीक है, फिर हमने कोशिका से संबंधित कुछ खोज के बारे में, कुछ डिस्कवरीज के बारे में हमने बात की थी। जैसे कि आपने बोला कोशिका की खोज किसने की है। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि जो जीवित कोशिका लिविंग सेल्स है उसकी डिस्कवरी किसने की। जैसे कि हमने बोला केंद्रक की खोज किसने की। ठीक है, जैसे कि हमने बोला सेल थ्योरी किसने दी थी। ये सारी जो डिस्कवरी आपके पास आती हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हमने बोला था कि कोशिका के आधार पर जीवों के प्रकार, हमने बोला था कि कोशिका के आधार पर हमने क्या देखा था, जीवों के प्रकार देखे थे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आपने देखा था। ठीक है, कोशिका के आधार पर आपने क्या देखे थे, जीवों के प्रकार देखे थे। कितने प्रकार के आपके पास आए थे, दो प्रकार के हमने बात की थी। कौन कौन से, एक कोशिकीय और दूसरा हमारे पास आया था बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय को क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं, और बहुकोशिकीय को क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। हमने बोला था कोई जीव हो सकते हैं जिनमें एक ही कोशिका हो, कोई जीव हो सकते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं हो। अब हमने बात की थी कोशिका के आकार के बारे में। कोशिका का जो आकार है, हमने कहा था कि अलग अलग कोशिका का जो आकार होता है वो अलग अलग होता है, बात की थी। एग्जाम्पल जब हमने देखे थे, हमने ब्लड सेल्स के बारे में बात की थी, मसल सेल्स के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि जो आपका रक्त है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना है, इनकी संरचना भी अलग होती है और इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। तो हमने कोशिका के आकार के बारे में समझा और उनके कार्य के बारे में समझा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद हमने बात की थी कोशिका की संरचना के बारे में। अब हमने क्या बात की है, कोशिका की संरचना के बारे में। और जब आपने बात की है यहाँ पर संरचना की, तो आपने संरचना को कैसे लिया है। अगर हम बात करें संरचना की, तो संरचना में आपने यहाँ पर तीन मेन चीजें देखी थी। वो कौन कौन सी थी, हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन, जिसे आपने कोशिका झिल्ली कहा था। ठीक है, क्या कहा था, कोशिका झिल्ली कहा था। दूसरी हमने बात की थी यहाँ पर साइटोप्लाज्म की, जिसे आपने क्या कहा, कोशिका द्रव कहा। तीसरी हमने बात की थी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की।
ठीक है, 3 चीजों के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है, अब जब बात आई यहाँ पर किसकी, सेल मेम्ब्रेन की, कोशिका झिल्ली की जब बात आई तो आपने 2 चीजों को यहाँ पर पढ़ा था। कौन कौन सी वो 2 चीजें थी? पहला हमने विसरण को देखा था। क्या होता है विसरण, जिसे आप क्या कहते हैं, डिफ्यूजन भी कहते हैं। हमने बोला कि जब हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल का एक गेट जैसा होता है। जब हम सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेल को जब हम दिखाते हैं, सिंपली हमने कहा एक सेल ये है। अब ये वाला जो पोर्शन है यही तो आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है, यही आपकी सेल मेम्ब्रेन आती है। ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन थी वो एज अ गेट यहाँ पर थी। तो हमने कहा गेट कहिए, बाउंड्री कहिए, हमने कहा जो सेल मेम्ब्रेन है वही डिसाइड कर रही थी कि सेल के अंदर किन चीजों को आना है और सेल के बाहर किन चीजों को जाना है। तो इसी में हमने देखा था विसरण, जिसमें हमने पढ़ा था, विसरण में हमने क्या पढ़ा था, गैसों का विनिमय। ठीक है, हमने देखा था गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, गैसेस कैसे यहाँ पर क्या कर रही हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट कार्य कर रहा था, यहाँ पर विसरण में जो कॉन्सेप्ट हमारा कार्य कर रहा था वो कौन सा था, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। यहाँ पर जो गैसों का विसरण हो रहा था, ठीक है, वो कैसे हो रहा था, हमने कहा था उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा था। एक तो पहले हमारे पास ये चीज आ गई है। सेकंड हमने क्या बात की थी यहाँ पर, सेकंड हमने बात की थी यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में हमने बात की थी। ठीक है, और जब हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात की थी तो ऑस्मोसिस रिलेटेड है किससे, जल से। यानी कि हमने कहा था कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो पानी आ जा रहा है वो किसके माध्यम से जा रहा है, या फिर उसमें कौन सी प्रोसेस लागू हो रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, ऑस्मोसिस कहा, कि पानी किस प्रकार से सेल के अंदर जा रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, किन परिस्थितियों में जा रहा है, तो उसमें आपने ऑस्मोसिस के बारे में बात की थी। ठीक है, और जब ऑस्मोसिस की बात आती है तब हमने यहाँ पर 3 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़े थे। आपके पास 3 प्रकार के क्या आए थे, सॉल्यूशंस आए थे। कौन कौन से आए थे वो सॉल्यूशंस, आपने कहा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जब 3 सॉल्यूशन आए थे तो आपके पास 3 प्रकार के रिजल्ट भी आए थे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि रिजल्ट 3 प्रकार के आपके पास आए थे, अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको सेल बता रही हूँ, यहाँ पर कौन से सॉल्यूशन में किस प्रकार की सेल आई है ये आप लोगों को खुद देखना है। आपने कहा 3 प्रकार के जब सॉल्यूशन आए तो एक हमारे पास सेल आई इस प्रकार से, इस प्रकार से एक हमारे पास आई सेल, चलिए पहले सेल का एक्चुअल डायग्राम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जो सेल थी, सामान्य सेल, सबसे पहले हम सामान्य सेल बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल में कुछ चेंजेस आए, एक इस प्रकार से सेल आपके पास आई, या फिर इस प्रकार से सेल आपके पास आई, या फिर इस प्रकार से आपके पास, 3 प्रकार के आपके पास क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं। ये रिजल्ट क्यों आए हैं, क्योंकि हमारे पास 3 जो सॉल्यूशन थे, 3 आपके पास जो सॉल्यूशन थे, हमने इन सॉल्यूशन में अपनी सेल्स को रखा और आपके पास क्या आए हैं, 3 रिजल्ट आए हैं। ठीक है, किसकी वजह से, इन सॉल्यूशन की वजह से। जब सेल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो किस प्रकार के विलियन में रखा गया होगा सेल को, या फिर सेल यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में आपने देखा, सेकेंड स्टेप नहीं कहेंगे इसे, सेकेंड यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कंडीशन देखेंगे। एक कंडीशन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। दूसरी कंडीशन में हमने कहा सेल फूल गई है। ठीक है, तो सेल फूल गई है तो किस प्रकार के सॉल्यूशन में उसे रखा गया। तीसरा आप देख रहे हैं कि सेल में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, सेल वैसी की वैसी है। ठीक है, इमेज में हो सकता है आपको हल्की सी बड़ी दिखे, लेकिन यहाँ पर जो सेल है वो क्या होगी, एज इट इज होगी।
ठीक है। सेल क्या है, एज इट इज है, न सेल फूली है न सेल कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो तीसरी जो हमारे पास कंडीशन आई है, आपने किस प्रकार के सॉल्यूशन में सेल को रखा होगा, इस बारे में हमने बात की थी। क्लियर हो गई है। अब हमने बात की थी एक एक करके, हमने कहा था कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की गई है, फिर साइटोप्लाज्म के बारे में आपने बात की। साइटोप्लाज्म के बारे में जब आपने बात की है तब आपने कुछ कोशिका अंगक के बारे में भी बात की है। हमने क्या किया था, कुछ कोशिका अंगक के बारे में बात की है, जिसमें आपने अलग अलग चीजें पढ़ी हैं। आपने ईआर पढ़ा है, आपने गोल्गी एपेरेटस पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, आपने प्लास्टिड पढ़ा है, राइबोसोम पढ़ा है, लाइसोसोम पढ़ा है। ये सारी चीजें आपने यहाँ पर डिस्कस की हैं। इसके साथ आपने सेल वॉल पढ़ी है, सेल वॉल के क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपने पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आप जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे हमने यहाँ पर रिवाइज कर दिए हैं। ये टॉपिक आपने पढ़े हैं। तो जब आपने ईआर पढ़ा होगा, तो जैसे आपने कहा ईआर दो प्रकार का हमने पढ़ा है, एसईआर, आरईआर, और इन दोनों के क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन होंगे। गोल्गी एपेरेटस के क्या फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया के क्या फंक्शन है, जैसे कि आपने कहा प्लास्टिड है तो प्लास्टिड के क्या फंक्शन है। तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेली आपने पढ़ी है, आपने देखा है कि किसके क्या क्या फंक्शन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने जो डिस्कस किया था, आपने देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया था। इतनी बात क्लियर है। तो आगे बढ़े क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, और हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता क्या है कि आपके पास जैसे कि आपने सॉल्व करे हुए हैं, आप जानते हैं एक स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है। लेकिन यहाँ पर आपके जो 3 और ऑप्शन होते हैं, हमको उनके बारे में भी पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं, तब आप और 3 ऑप्शन को भी स्टडी करेंगे, क्योंकि उन 3 टॉपिक को पढ़, उन 3 ऑप्शन को पढ़ करके आपके 3 टॉपिक वहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपके पास स्टेटमेंट क्या आई है। आपसे पूछा गया विच प्लास्टिड आर कलरलेस, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्लास्टिड है जो रंगहीन होते हैं। तो बात की गई है किसकी, सबसे पहले प्लास्टिड की। प्लास्टिड, हमने बोला था प्लास्टिड पाए जाते हैं किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, अब आपने बोला कि इस प्लास्टिड में बहुत सारे क्या मिलते हैं, पिगमेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, वर्णक कहते हैं। अगर एक वर्णक का मैं कहूं कि एग्जाम्पल है तो क्या आता है, क्लोरोफिल, जिसे आप क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं। ठीक है, अब आपने कहा जो पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल कैसा है, कलरलेस होता है या कलरफुल होता है। आपने कहा कलरफुल होता है, क्योंकि कलर कैसा आपको दिखाई देता है, ग्रीन कलर दिखाई देता है। अच्छा एक बात और, ये जो पिगमेंट होते हैं ये होते क्या है एक्चुअली, देखिए होते हैं केमिकल। ठीक है, यहाँ पर इनका जो कलर होता है ये इनका एक अलग से कैरेक्टर होता है, एक्चुअली में ये होते हैं केमिकल्स। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लोरोफिल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल होते हैं, ये सारे जो पिगमेंट होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करेंगे, हमने कहा कि ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होगा, इसी प्रकार से एटीपी बनाएंगे। एटीपी बनाएंगे तो अब क्या होगा, हमने कहा एटीपी जब बनती है तो इस एटीपी का जो यहाँ पर यूज किया जाता है वो ग्लूकोज के निर्माण के लिए किया जाता है। जब आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तब आप इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर इसके बारे में, कलरलेस प्लास्टिड के बारे में, यानी कि रंगहीन प्लास्टिड को आपको बताना है। तो आपने कहा कि जो प्लास्टिड है इसका मतलब वो 2 प्रकार के होते होंगे, एक रंगीन होते हैं और एक कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते होंगे। एक तो आपने कहा एक तो आपने कहा रंगीन होते हैं और एक आपने कहा रंगहीन होते हैं। ठीक है, अब आपको यही पता करना है कि रंगीन प्लास्टिड आपके पास कौन होते हैं और रंगहीन प्लास्टिड आपके पास कौन से होते हैं। एग्जाम्पल देख लें, सबसे पहला है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, यानी कि या तो क्रोमोप्लास्ट है
जो रंगहीन प्लास्टिड है, या तो क्लोरोप्लास्ट है जो रंगहीन प्लास्टिड है, या तो ल्यूकोप्लास्ट है जो रंगहीन प्लास्टिड है, या फिर कह रहे कि उपरोक्त सभी की, ये तीनों जो है वो रंगहीन प्लास्टिड है, या फिर लास्ट कह रहे कि इनमें से कोई भी रंगहीन प्लास्टिड नहीं है। ये जो टॉपिक है हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़े हैं। एक बार आप अपने स्टेटमेंट को देखिए, अपने ऑप्शन को देखिए और उसके बाद अपना आंसर चूज कीजिए। चलिए, तो अब देख लेते हैं, जब हमने प्लास्टिड के बारे में बात की थी, हमने कहा था प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के हमने प्लास्टिड की बात की थी, रंगीन और रंगहीन। तो देखिए, जब भी रंगीन की बात आती है तो हमने कहा था क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, कलरफुल। तो जब भी रंगीन प्लास्टिड की बात आई हमने कहा क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट आपके होंगे उनमें कैसे पिगमेंट होंगे, रंगीन होंगे, ठीक है। तो आपने कहा क्रोमोप्लास्ट, तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर नहीं हो सकता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो आपने कहा ये ग्रीन कलर का है, ये कैसा है, ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने कहा कलरलेस नहीं है, कलर है, यहाँ पर आपको हरा रंग दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ऑप्शन हटा, ये आपका ऑप्शन हटा। आंसर आता है ल्यूकोप्लास्ट, जो आपके क्या होते हैं, रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें, अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो हमने कहा कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, कुछ फोटोसिंथेसिस को क्या कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कुछ लीफ को, या फिर यहाँ पे जो फ्लावर होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उनमें जो भी कलर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन क्या था, स्टोरेज, हमने कहा था संग्रह करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अपने आंसर को आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, तो इजी था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला जो प्रश्न हमारे पास आता है उसमें आपसे कहा गया एन अनरिपन ग्रीन फ्रूट चेंजेस कलर्स व्हेन इट रिपन्स, द रीजन बीइंग, यानी कि कच्चा हरा फल पकने के बाद अपना रंग बदल देता है, इसका क्या कारण हो सकता है आपके पास। आपने देखा कि जब फल कच्चे होते हैं, मैक्सिमम जो फल हम देखते हैं पहले कच्चे होते हैं, तो कच्चे होते हैं तो आपको वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। जब वो पक जाते हैं तो वो अपना रंग बदल देते हैं, रंग हो सकता है कि वो लाल हो जाए, हो सकता है कि वो पीले हो जाए, हो सकता है कि वो ऑरेंज हो जाए, ठीक है। तो अपना कलर वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है, क्या हो रहा होगा वहां पर। अब क्योंकि यहाँ पर किसकी बात की गई है, पिगमेंट की बात की गई है, रंग बदलने की बात की गई है, तो हमने कहा पिगमेंट की बात हुई है, ठीक है। तो पिगमेंट की बात हुई तो आपने कहा पिगमेंट में ही कोई चेंजेस आ रहे होंगे, तभी आपने कहा कि आपके फल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो गया है। जो क्रोमोप्लास्ट था वो जो क्रोमोप्लास्ट था वो क्लोरोफिल में चेंज हो गया है। किस में चेंज हुआ है, क्लोरोफिल में चेंज हुआ है, पहला ऑप्शन। सेकेंड है कि जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोजोम में परिवर्तित हो गया है, ठीक है। तीसरा कह रहा है जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हुआ है। चौथा कह रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल गया है। और लास्ट कह रहे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस ऑप्शन को देखें, क्रोमोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल में बदल गया है। आपने कहा क्रोमो का मतलब ऑलरेडी कलर था, ठीक है। अगर ये क्लोरोफिल में बदला तो क्लोरोफिल का कलर जो था वो ग्रीन था, लेकिन हमने क्या बोला कि जो कच्चा हरा फल था वो पकने के बाद उसका रंग परिवर्तित हो गया। तो हमने कहा कि अगर क्रोमोप्लास्ट क्लोरोफिल में परिवर्तित हो गया है तो क्योंकि क्लोरोफिल का कलर हमारे पास ग्रीन आता है, तो आपने कहा कि यहाँ पे कलर चेंज नहीं होना चाहिए था। जो कच्चा हरा फल था वो पकने के बाद भी हरा रहना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल का कलर कैसा है, ग्रीन है। तो हमने कहा ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि फल का जो कलर है, फल का जो रंग है वो बदल रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोजोम में बदल जाते हैं। जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, ठीक है, जो आपके पिगमेंट हैं वो क्रोमोजोम में बदल जाते हैं। तो अब आपने कहा क्रोमोजोम क्या होते हैं, आपने कहा क्रोमोजोम क्या होते हैं। ये आपकी सेल है, यहाँ पर ये क्या है, केंद्रक है। ये जो स्ट्रक्चर है इन्हें हम कह रहे हैं क्रोमोजोम।
ये क्या है, क्रोमोसोम से। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या होते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र? इन गुणसूत्र को अगर हम देखें, अच्छा इसका स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अब आपके जो क्रोमोसोम है वो कंप्लीट है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो गुणसूत्र हैं ये क्या हैं, इन गुणसूत्रों को अगर हम देखें, एक ये आपका क्या है, एक गुणसूत्र आता है। क्या क्या चीजें इसमें है, आपने कहा ये जो आपको डबल स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, डीएनए। ये क्या होगा, डीएनए होगा। डीएनए जो है वो एक प्रकार की जो प्रोटीन है जो डीएनए को क्या करती है, बांध करके रखती है। आप कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ये है आपकी हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा आपने कहा आपके पास आती हैं एक एक्स्ट्रा प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन कहिए या एक दूसरी प्रोटीन जो आती है, इसे आप कहते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इन तीनों चीजों को मिला करके आपका क्या बन रहा है, गुणसूत्र बन रहा है। क्लियर है इतनी बातें कि क्या है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, क्योंकि डीएनए आ गया है तो जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है। आपने कहा कि आपका जो डीएनए है, आपका डीएनए एक कैसा है, डबल स्ट्रैंड होता है, ऐसे होता है हमारा डीएनए, ठीक है। अब हमारा जो डीएनए है वो क्या होता है कि उसे एक शेप मिले, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन जुड़ जाती है, ये हटा दूं मैं, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोटीन जुड़ जाती है। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है ये एक शेप में आने लगता है, इस प्रकार से ये एक शेप में आने लगता है, और ये शेप में आने लगता है इस प्रकार से, यहाँ पर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। यहाँ पर आपकी हिस्टोन प्रोटीन भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आएगी। इस प्रकार से क्रोमोसोम बनता है। और ये बात हो कहाँ रही है, किसकी बात हो रही है, केंद्रक में। ये सारी जो चीजें हैं कहाँ पर बात हो रही है, केंद्रक में। किसके केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में, न्यूक्लियस में। पढ़ा था हमने, जब न्यूक्लियस को पढ़ा था हमने कहा था न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये आपकी सेल है, यहाँ पर आपकी डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आता है और यहीं पर आपके क्रोमोसोम आते हैं। क्रोमोसोम एक्चुअली में इस प्रकार के आपको हमेशा नहीं दिखते हैं, जब कोशिका विभाजन होता है तब आपको इस प्रकार के रॉड शेप के जो क्रोमोसोम है वो दिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बात ही बेसिक थी। अब आपसे ये कहा गया है कि जब फल पक जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोसोम में बदल जाता है। तो देखिए, क्रोमोप्लास्ट और क्रोमोसोम दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो क्या है, एक रंग को, एक वर्णक के लिए उत्तरदायी है, और आपका जो क्रोमोसोम है वो आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल ही वहां पर चेंज हो गया है। आपने कहा कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमोसोम जो है आपका, जो आपका क्रोमोप्लास्ट है वो क्रोमोसोम में नहीं बदल सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका जो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट होगा, जो भी यहाँ पे वर्णक है उसके लिए कौन उत्तरदायी है, उस गुण के लिए कौन उत्तरदायी, क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है, वर्णक, अलग अलग वर्णक। आपको जो भी आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, आपने कहा हर एक कलर के लिए, प्लांट में जो भी कलर है, उसके लीफ का कलर है, उसके फ्लावर का कलर है, उसके फ्रूट का कलर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसका डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और डीएनए में कौन सा पार्ट, आपने कहा जीन, क्या कहते हैं उसे, जीन। जीन क्या है, पीस ऑफ डीएनए होता है जो किसी कैरेक्टर के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, जो किसी कैरेक्टर के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो आपने कहा कि क्रोमोप्लास्ट के लिए आपका डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि डीएनए या क्रोमोसोम के लिए क्रोमोप्लास्ट है। तो ऐसा नहीं होता कि क्रोमोप्लास्ट से आपका क्रोमोसोम बनेगा, ये तो क्या है, गलत कथन है। या क्रोमोसोम से क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग आ रही है, इस वाली स्टेटमेंट से ये वाली स्टेटमेंट अलग कैसे। हमने कहा क्रोमोसोम में जो आपका डीएनए है, डीएनए में जो आपका जीन है वो क्रोमोप्लास्ट के लिए उत्तरदायी है। ऐसा हमने नहीं कहा था कि क्रोमोसोम ही क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं, नहीं। आपने बोला कि जो डीएनए का कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो पार्ट है डीएनए का, ये वाला जो पार्ट है ये एक क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है। तो पहले ये जीन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा,
और उस प्रोटीन से आपको अलग अलग कलर देखने को मिले हैं। तो क्रोमोसोम क्रोमोप्लास्ट में नहीं बदलते हैं। क्रोमोसोम में जो आपका डीएनए होता है वो प्रोटीन बनाएगा, और जब प्रोटीन बनाएगा तब आपको वहां पर अलग अलग वर्णक दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी, कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाएगा। जब क्लोरोप्लास्ट था तो फल का कलर कैसा था, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट था उसका कलर कैसा होगा, उसका कलर होगा ग्रीन। ठीक है, क्योंकि क्लोरो वर्ड यहाँ पर आ गया है। जब वो क्रोमोप्लास्ट में बदल गया तो आपने कहा वहां पे रंग परिवर्तित हो जाएगा। अब फल चाहे वो लाल हो, चाहे वो हरा, यहाँ पे क्या हो, येलो हो, चाहे वो ऑरेंज हो, अलग अलग कलर यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि क्रोमो का मतलब ये होता है अलग अलग वर्ण। आंसर आपका क्या आया कि क्लोरोप्लास्ट आपका किस में परिवर्तित हुआ, क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हुआ। इसीलिए जो हरा रंग था वो अब दूसरे रंग में परिवर्तित हो गया है। क्लियर है इतनी बातें? तो चलिए आपका जो क्वेश्चन है उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न जो आपके पास आता है, द फिनोमेनन वेयर साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपोटोनिक मीडियम इज कॉल्ड, यानी कि वो घटना जहाँ साइटोप्लाज्म हाइपोटोनिक माध्यम में सिकुड़ जाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि हाइपोटोनिक माध्यम, और जैसे कि सिकुड़ना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। तीन चीजें आपके पास आई हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है ये तो हम जानते हैं, हमने बोला ये हमारे पास सेल आती है, ये हमारे पास न्यूक्लियस आता है इस प्रकार से, और ये पूरा जो आपके पास स्पेस है ये आपके साइटोप्लाज्म है, जो कि एक द्रव होता है। इसी में आपके क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल या कोशिका अंगक तैरते रहते हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हमने बोला उस घटना का नाम बताइए जहां जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ये तो आपकी एनिमल सेल है, अगर हम प्लांट सेल को बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपकी एनिमल सेल है, ये आपकी प्लांट सेल है। यहाँ पर जो आपका साइटोप्लाज्म है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, जब साइटोप्लाज्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो क्या चीजें यहाँ पर हुई होंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये है। अब आपने कहा हाइपरटोनिक माध्यम या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसे आप कहते हैं, क्या होता है हाइपरटोनिक? आपने तीन चीजें पढ़ी थी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तीन चीजें आपने पढ़ी थी, तीन प्रकार के माध्यम आपने पढ़े थे। तो सबसे पहले तो आपके लिए होमवर्क में ये है कि आप पढ़ के आएंगे कि हाइपरटोनिक माध्यम किसे कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, उसके बाद आपको ये देखना है कि जब साइटोप्लाज्म यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पर श्रिंक हुआ होगा या सिकुड़ा होगा, तो सेल में कैसे चेंजेस आए होंगे। ठीक है, तो ये पता आपको चलेगा प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल सेल में हटा रही हूँ, ये आपको पता चलेगा प्लांट सेल में कि जब यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हुआ होगा तो आपके पास क्या रिजल्ट यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो आपने कहा कि इस घटना को क्या कहेंगे, जब आपने सेल को, प्लांट सेल को आपने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपोटोनिक माध्यम में आपने रखा, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो गया है, श्रिंक हो गया है, तो इस घटना को आप क्या कहेंगे, फ्रंटोलाइसिस कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे, एसिडियोलाइसिस कहेंगे, एलोलाइसिस कहेंगे, या इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग होमवर्क में से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हमने बात की है प्लाज्मोलाइसिस के बारे में, क्या होते हैं प्लाज्मोलाइसिस। एक बार आप लोग घर से पढ़ेंगे, नोट्स को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें इस क्वेश्चन के आंसर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।